हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ड विथ IIT थिंकिंग। दोस्तों, हम जेई 2026 के लिए टॉप 50 PYQ लेके आए हैं। जेई 2025 में पूछे गए इंटायर केमिस्ट्री से। अगर ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किए हैं कि आपको एक आइडिया रिसेंट ट्रेंड जो है वो भी पता चलेगा और हम प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। मतलब अगर आप इसको देखते हो तो पूरा केमिस्ट्री तो रिवाइज होगा ही और आपको रेलेवेंसी का भी पता चलेगा। तो ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन है, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। मैं कहूँगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले दिए हैं ग्रुप में। आप सॉल्व करते हो फिर डिटेल सॉल्यूशन ऐसा कि आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कम समय में टू दी पॉइंट चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें आप सीख सको, है ना, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था ये जेई 2025 के हैं सारे, है ना। In the 3,3 dimethyl 1 in 4 ine there are sp3 and sp2. टोटल नंबर ऑफ sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम पूछा था। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर ही बनाना आना चाहिए। 3,3 डाईमेथाइल हेग्स। हेग्स बोला है मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। हेग्स मतलब 6, तो हम 6 बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है। 3 और 3 6 और 3,3 पे डाईमिथाइल होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 पोजीशन पे हमारे पास डाईमिथाइल मतलब 2 मिथाइल ग्रुप हमने लगा लिया। उसके बाद क्या बोला है? 4 पे आइन होना चाहिए, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया 4 पे। मतलब हम नंबरिंग इधर से लेके चल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड। 5 पे भी आइन नहीं बोलना, जो पहले लोअर नंबर होता है उसी को लेके चलते हैं। और 1 पे इन है, तो मतलब 1 पे इन है तो हम डबल बॉन्ड को इधर करते हैं। समझ आया आपको? तो ये हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? तो अगर सरल भाषा में मैं बताऊं, वनली अगर कार्बन हाइड्रोजन है, वनली कार्बन हाइड्रोजन है, तो सिंगल बॉन्ड दिखे तो sp3 बोल देना, डबल बॉन्ड दिखे तो sp2 बोल देना, और ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो उसको क्या बोल देना? sp बोल देना। और एक चीज़ याद रहे कि हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर अगर आपको देखना है प्रॉपर, कोई भी दिक्कत ना हो, तो एक 15 मिनट का लेक्चर है हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देख लोगे तो ज़िंदगी में हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन बता ही देता हूँ। अगर मान लो ऐसे डबल बॉन्ड लगातार है तो यहाँ पे sp2 मत बोल देना, यहाँ पे क्या होता है? sp होता है, याद रख लेना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से निकालते हैं। तो ये रूल आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है आप बता दो। ये आपके पास डबल बॉन्ड है, sp है, sp2 है, ये भी क्या हो जाएगा? sp2। और ये सारे सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन की चारों तरफ, तो क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड सब जगह दिख रहे हैं, sp3, ये भी आपके पास sp3, ये क्या हो जाएगा? sp, ये भी क्या हो जाएगा? sp, और ये क्या हो जाएगा? sp3। तो काउंट करो, तो आपको 4 sp3 दिख रहे हैं। काउंट करो, 1 2 3 4, तो 4 आपको sp3 दिख रहे हैं और 2 sp2 दिख रहे हैं। देखो sp2 कितने हैं? 2 ही हैं ना। और बस हो गया। और भी कुछ पूछा था, sp2 sp भी पूछा है, तो ये मैंने गलत लगा दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकेंड, फील गलत कर दिया है। मतलब 4 यहाँ पे होगा और sp2 यहाँ पे हो जाएगा 2, और sp कितने हैं? 2 ही sp हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा है। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ही रूल यूज होता है क्या? स्टेरिक नंबर का। कौन स्टेरिक नंबर क्या होता है? 1/2, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम होता है। उसके बाद अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर देना, नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देना, पॉजिटिव चार्ज है जितने हैं उसको माइनस कर देना, प्लस मोनोवैलेंट एटम जैसे कि हाइड्रोजन और हाइलोजन। अगर ये मान लो 2 आता है तो sp3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, और 6 आता है तो sp3d2 होता है। तो चलो हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल के। भाई पहला स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नहीं, pf5 है, तो यहाँ पे निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? स्टेरिक नंबर निकालो, 1/2। फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्योंकि वही सेंट्रल एटम है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। मोनोवैलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन 5 है, तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और जो कि हो जाएगा sp3d। तो इसमें तो इन्वॉल्व्ड है। नेक्स्ट देखते हैं,
और बॉन्ड लेंथ से भी रिलेटेड चीज़ें दी गई थी, तो बॉन्ड लेंथ भी आपको बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं PF। यह एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो देखो PF5 कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ज्योमेट्री शेप अगर आप निकालोगे तो ये ऐसा ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो आ गया। ऑल बॉन्ड जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होता, इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और बाकी जो है वो अपने पास है इक्विटोरियल। तो एक्सियल जो होता है बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा होता है बड़ा इक्विटोरियल से। तो ऑल बॉन्ड लेंथ, ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल या नॉट आइडेंटिकल आप बोल सकते हो। और लोन पेयर है क्या, तो लोन पेयर का ट्रिक भी बता देता हूँ निकालना। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, जो भी स्टेरिक नंबर हो उसको माइनस कर देना साइड एटम से, तो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम आ जाता है। स्टेरिक नंबर कितना था 5, साइड एटम कितना था 5, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा 0। तो 0 लोन पेयर है, और जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में भी देखने को मिल रहा है। तो PF5 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन, नेक्स्ट वाला अपने पास है, उसी में सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं XgF4। इसमें स्टेरिक नंबर आप निकाल लो, स्टेरिक नंबर निकालेंगे। जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, साइड एटम 4, और ये हो जाएगा 6 मतलब हो जाएगा sp3d2। और लोन पेयर भी निकाल लो इसी टाइम, 6 माइनस साइड एटम 4 है फ्लोरीन, तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जेनॉन, हाँ आप स्ट्रक्चर बना लो XgF4। तो ये स्क्वायर प्लेनर होता है। अगर शेप की बात करें तो उसमें लोन पेयर को नहीं काउंट करते, ज्योमेट्री में लोन पेयर को काउंट करते हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ज्योमेट्री बात करें तो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन अगर शेप की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर है, दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा। तो ये भी मैचिंग नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो SF4 है। यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2, सेंट्रल एटम, सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 10 आ जाएगा 5 मतलब हो जाएगा sp3d, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर भी निकाल लेते हैं, 5 माइनस 4 = 1 लोन पेयर आ गया, ठीक, 1 लोन पेयर आ गया। और क्वेश्चन पूछे ताकि 1 लोन पेयर भी होना चाहिए, कंडीशन हैज़ डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, हैज़ 1 लोन पेयर एट लीस्ट, हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल, 1 नहीं बोला है, लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे, फिर इसको हम बनाएंगे तो सी-सॉ शेप आएगा। एक लोन पेयर अगर आता है तो उसको हमेशा आप ऐसे बनाते हो, ठीक है। 2 लोन पेयर होता है तो आप ये जो निकले हुए हैं अभी उसको बनाते हो। तो ये आपके पास बन गया, ऑल बॉन्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल हैं, और यहाँ पे एक लोन पेयर भी है। तो सबसे बेहतर जो एग्जांपल है यही बैठ रहा है। फिलहाल के लिए हम चौथा भी बना देते हैं आपके तसल्ली के लिए, XgF2। यहाँ पे आप निकाल लो, डायरेक्ट निकाल देता हूँ, क्या हो जाएगा sp3d ही आएगा। d इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व है, पर यहाँ पे सारे बॉन्ड लेंथ देखोगे तो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल इन द सेंस देखो ये होगा, लोन पेयर निकालोगे कितना आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 6 है तो 6 माइनस 2 करोगे कितने लोन पेयर आ जाएगा, सॉरी स्टेरिक नंबर कितना है 5 है, तो लिख देते हैं 5 माइनस 2 बराबर का 3 लोन पेयर आ जाएगा। तो 3 लोन पेयर आप कैसे बनाओगे, ये आपके पास हो गया और ये आपके पास हो जाता है और ये भी आपके पास हो जाता है, तो ये हो जाता है। ये क्या हो गए भाई, 3 लोन पेयर हैं, सभी बॉन्ड आइडेंटिकल हैं क्योंकि देखो एक ही जैसे है एक्सियल पे, तो ये हो गया। तो अपने पास ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स अमंग इतना। तो देख लेते हैं इसको। तो पहला ही कॉम्प्लेक्स है द डी ऑर्बिटल एंड दैट हैज़ द हाईएस्ट CFSC। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSC की वैल्यू होती है, हम बताते हैं कैसे निकलेगा। तो मैं तो एक तरीका निकालता हूँ, CFSC जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सिंपल। और CFSC अगर वैल्यू के टर्म्स में आपको निकालनी है तो वो निकालते हैं -0.6 × T2G, ऑक्टाहेड्रल का लिख रहा हूँ,
0.4 इंटू Eg। ऑक्टाहेड्रल का जो स्प्लिटिंग होता है D6 का, वो कैसे होता है, ऊपर होता है आपके पास Eg और नीचे होता है T2G होता है, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, अगर आप चारों कंपाउंड लिखो तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड है COEN3+, और आपके पास क्या है, दूसरा है COF6। तो ये तो भाई फ्लोरीन बहुत ही वीक फील्ड लिगेंड होता है। उसके बाद MnH2O6 2+ है। फिर अपने पास क्या है, जिंक H2O6 2+ है। तो CFSC अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पे जो EN होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। EN जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पे जो गिवन है। तो कहने का मतलब CFSC तो उसी का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको T2G EH2C मतलब ये वैल्यू भी लिखनी है इसका। पहले तो आपको ये पहचानना है स्ट्रॉन्ग CFSC किसका हो जाएगा, और आपको ये वैल्यू भी लिखना है, मतलब स्प्लिट करके ऐसे लिखना है। तो कैसे लिखोगे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। यहाँ पे कोबाल्ट +3 में है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, X मान लेंगे, और ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, टोटल चार्ज 3+ है। तो जो कोबाल्ट आ गया कितना आ गया, 3 पॉजिटिव आ गया। 3 पॉजिटिव आ गया मतलब क्या हो जाएगा, आर्गन, और ये क्या हो जाएगा 3D6 हो जाएगा, ठीक है। हमने ये लिख लिया। और क्योंकि वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो थे वो बाहर हो गए, कोबाल्ट क्या होता है 3D7 4s2, तो 4s 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल गए, एक 3D से निकल गया, 3 निकालने थे ना, तो हमने ये लिख लिया। अब D6 को आप स्प्लिट कराओ, तो 3D6 को हम जब स्प्लिट मतलब लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा, 1 2 3, सबसे पहले यहीं भरेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग कर लेता है। पेयरिंग मतलब यहीं इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6 हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होता तो ऊपर जाते इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये हो गया। इसको बोलेंगे Eg, इसको बोलेंगे T2G। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल को अपन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम दिस रिएक्शन विच रिएक्शन विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो देखो, जब RMGX, पहला ए ऑप्शन RMGX है या RCN है, RCN है, चलो हमने इंटरचेंज करके लिखा। अगर मान लो RMGX को CO2H3O+ के साथ लिखते हैं तो डायरेक्ट ये COOH बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर RCN साइनाइड को SnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो क्या बना देगा, एल्डिहाइड स्टीफन रिएक्शन, आपने सुना होगा। और RCH2 1 डिग्री अल्कोहल है, तो उसको भी PCC क्या करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। H2PDBASO4 रोजोमर रिडक्शन होता है, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा पहले स्टेप में, बेंजल्डिहाइड बना। और दूसरे स्टेप में यहाँ पे क्या है, दूसरे स्टेप में है Br2 और वाटर। तो Br2 वाटर क्या कर लेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करके एसिड में चेंज कर देगा। अब देखो RCN एक रह जा रहा है, उसको भी हम यहीं पे लिख देते हैं। RCN अगर ये हाइड्रोलिसिस करता है, ठीक है, माइल्ड कंडीशन लिया गया है, तो ये हाइड्रोलिसिस करके एक्चुअल में, एक सेकेंड, यहाँ पे RC अगर माइल्ड नहीं लिखा गया होता तो भी एसिड में ही चेंज करता है, हाइड्रोलिसिस करने पे तो अमाइड में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप मैच करा लो, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा और E हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बोला था कि फॉर 2s इलेक्ट्रॉन एंड 2p इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यही आना चाहिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो नहीं पढ़ा है, जाके क्लासिक 1 शॉट का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप देख लो, ठीक है। तो वो क्या होता है भाई, और GOC के लिए टॉप 100 क्वेश्चन, पूरा ऑर्गेनिक के लिए टॉप 100 क्वेश्चन, वो सब देख लो, आपको भयंकर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 2s के लिए अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालें तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, और s के लिए l की वैल्यू जो आ जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और सिमिलर अगर हम 2p के लिए निकालते हैं तो l की वैल्यू भाई क्या हो जाती है,
1 हो जाती है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे वही लिखना है, तो एल की वैल्यू आप पुट कर लो 1 और +2 बाहर 1 और ये h/2 पाई, तो क्या हो जाएगा √2 h/2 पाई। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये रिएक्शन, ये आपको कैनिजारो की याद दिला रहा होगा। कैसे? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कैनिजारो रिएक्शन ही होगा। कैसे होगा आइए हम बताते हैं। PHC डबल बॉन्ड हो, अगर आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कॉन्सेंट्रेटेड बेस लिखा है और कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लिखा है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो भी कैनिजारो रिएक्शन ही होगा। तो होता क्या, ये नेगेटिव है और ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इस वाले पे। कहोगे यहाँ पे क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वन, है ना। पीएच ग्रुप लगाया, वहाँ पीएच लगाया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ये बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। जैसे हुआ तो क्या बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये H और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेप में अपने पास ये आएगा वापस और इसको निकालेगा बाहर, और ये जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा वो वहाँ अटैक कर लेगा और ये ला बॉन्ड ओपन हो जाएगा, है ना। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, O नेगेटिव आ गया और यहाँ पे EH आ गया और वहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही आपके पास ये नेगेटिव आ गया, फिर से ये नेगेटिव क्या कर लेगा, यहाँ से H ले लेता है। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है ना, तो H ले लेगा तो क्या बना देगा PHCOH और ये क्या हो जाएगा O और ये आपके पास O नेगेटिव है और यहाँ पे इसको काउंटर करने के लिए क्या आ जाएगा K+ आ जाएगा जो आप लेते हो बेस। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुई है कैनिजारो रिएक्शन। तो कभी भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, डबल बॉन्ड के कार्बोनिल वाले बगल वाले sp3 कार्बन जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास है ब्रोमोबेंजीन है और इसके सामने क्या लिया गया है SO3 और ये क्या है H2SO4 लिया गया है। तो ब्रोमोबेंजीन जो है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ेगा, आप ही बताओ। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाना चाहिए, ये सल्फोनेशन कराएगा तो ये SO3H मिलेगा। तो यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये +M इफेक्ट लगाएगा और -I भी लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ता है, ऑर्थो पैरा पे। तो हमने पैरा वाला ही मेजर माना है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पैरा वाला। और यहाँ पे अपने पास Br2 और आयरन लिया गया है। तो Br2 आयरन को आप देखोगे तो पैरा तो ब्लॉक्ड हो गया और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा Br+, और ये फिर से +M लगा रहा है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ जाएगा, एक ही बचा ग्रुप जो कि है ये ऑर्थो, तो Br वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा SO3H। ठीक है, याद रख लेना है इसको आपको। तो एक बात और बताना है, कभी +M और -I हो तो हमेशा नो डाउट ये मेसोमेरिक इंडक्टिव से ज़्यादा पावरफुल होता है, उसी को कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर हैलोजन हो तो उसको -I डोमिनेट करता है +M पे। तो यहाँ पे आंसर तो यही गिवन था, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर भाई ये हैलोजन है और यहाँ पे +M -I लग रहा है तो -I डोमिनेटिंग होता है, तो ये आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जुड़ना चाहिए ना। तो ऑप्शन में तो कोई था ही नहीं मेटा वाला, तो इसलिए हमें ये बनाना पड़ा। पर ये हमारा भी एक्चुअल में हमारा ये जवाब रहेगा। अगर ऑप्शन में वो वाला होता मेटा तो उसको बनाते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन ये, इसमें क्या बोला था कि द करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। करेक्ट, तो रेडियस ये ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट है। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन हमारे पास ये हम एल्युमिनियम गैलियम की बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर क्या हो जाता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इंटरचेंज हो जाता है ना। एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है गैलियम से, तो ये हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ऑर्डर हम देखेंगे तो बोरॉन, इसमें कुछ नहीं है, आपको याद ही होना चाहिए।
इसमें आप कोई दिमाग नहीं लगा सकते, ट्रेंड आपको जनरल आना चाहिए, ये हो जाएगा। और डेंसिटी जो होता है, ये डेंसिटी ऑर्डर मैं लिख देता हूँ, ये ऑर्डर हो जाएगा एल्युमिनियम और बोरॉन। और आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या, बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम और इंडिशियम। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, बी और डी करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आईयूपैक नेमिंग का। तो आईयूपैक नेमिंग का यहाँ पे अगर आप करना चाहोगे, यहीं मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला है नंबरिंग, और नंबरिंग हम करेंगे कहाँ से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो सीड ओ एच है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है भाई, तो इसको हम फर्स्ट बोल देंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इधर से क्यों नहीं है, क्योंकि ये लोएस्ट लोकेंड रूट सेकेंड पे ही आ जा रहा था, ठीक है, ओ एच। अब देखो तो सीधी साफ साफ दिख रहा है, 3 पे अपने पास क्या है, ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है इसलिए लिखा, फिर 2 हाइड्रोक्सी, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेन है ना, सफिक्स क्या लगेगा प्रिंसिपल के लिए, ओइक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला था x ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव 4.2 ग्राम ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन बना लेते हैं, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रेशन कर लेते हैं, नाइट्रेशन करेंगे तो डाइनाइट्रोबेंजीन बोला है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए ये मेटा पे ही जुड़ेगा, ये भी है, ठीक है। तो ये कितना है इसका हम बोल रहा है, ये जो दे रहा है ये 4.2 ग्राम दे रहा है, और ये आपको नहीं पता है x है। तो एक काम का, इसका अगर मॉलिकुलर वेट हम देखेंगे C6H5NO2 का, तो मॉलिकुलर वेट कितना, 123 ग्राम। और यहाँ पे अगर मॉलिकुलर C6H4N2O4 देखिए, इसका मॉलिकुलर वेट देखेंगे, है ना, मॉलिकुलर वेट इसका देखेंगे, मॉलिकुलर वेट तो कितना हो जाएगा, 168 ग्राम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, ध्यान दें, हम यहाँ पे मोल निकाल लेते हैं, तो अगर मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो वेट दे रखा है और मॉलिकुलर वेट 168 है, तो यहाँ पे मोल जो आ जाएगा 0.025 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, ऐसे सोचो, अभी इसको हम कुछ नहीं बोल, एक यहाँ से एक मोल से एक मोल ये मिल रहा है, सीधी बात है, तो 0.2 मोल से ये कितना मिलेगा, 0.2, इसके भी मोल कितने हो जाएंगे, 0.025 मोल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ मोल अगर पता हो गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है, और मॉलिकुलर वेट 123 दे रखा है, तो वेट यहाँ से निकल जाएगा 3.075, नियरेस्ट इंटीजर अगर ले लोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x ग्राम आपके पास इतना वेट आ गया, सिंपल सी बात थी। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा ये, बोला था कि भाई अब परफेक्ट आइडियल गैस 0.1 हैविंग सी, ठीक है, दे रखा है, ओके। तो 1.50 आर इंडिपेंडेंट अंडर गो द एबो ट्रांसफॉर्मेशन, 1 से 2 जा रहा है, देखना 1 से 2 3 4, तो ठीक है भाई। अगर W हम चलो 1 से 2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, बढ़ी घट नहीं रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। और W अगर आप 2 से 3 देखोगे, ध्यान से देखना, 2 से 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम फार्मूला, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो -P इंटू डेल्टा V, P कितना है, P यहाँ पे देखो ये फिक्स्ड है, -P एक्सटर्नल, तो अपने पास ये आ जाएगा P -3, और यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम चेंज ही निकालेंगे केवल, तो 1 ही आएगा वैसे भी, तो ये अपने पास -3 लीटर ATM आ गया। जूल में पूछता तो 101 से मल्टीप्लाई कर देते। W324 वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0। टोटल निकालोगे, W टोटल ऐड कर दो, तो लीटर ATM में पूछा है तो इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देते, -3 इंटू 101.3 जूल, तो कितना हो जाएगा, -34 जूल, ठीक है।
तो वही अपने पास टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, -3 304 और +0, आंसर कितना हो जाएगा -304 जूल हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहा भाई कि द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर द सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव विथ इतना। तो अपन को मॉलिकुलर फार्मूला C9H12, हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जिससे अपन को आइडिया लग जाएगा कितने डबल बॉन्ड हैं, है ना, या ट्रिपल बॉन्ड है या रिंग है। तो हमारा तरीका तो अलग ही है। हाइड्रोकार्बन 9 × 2 + 2 -12, जितने हाइड्रोजन है डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। तो ये अपने पास निकालने के बाद हमारे पास आ गया 4 डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आ गया। और बेंजीन रिंग बोला है, तो चलो बनाते हैं सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर। डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है ना, अगर डबल बॉन्ड होता है तो 1 DU होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 होता है, और अगर रिंग है तो कितने डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा, 1 होगा। तो ये अपने पास कितने हो जाएंगे, अब मैं सर्कल करके बनाऊंगा ऐसे ऐसे। और अपने पास दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, तो इसको पॉसिबल क्यूमीन बना देते हैं। ये क्यूमीन हो गया। कार्बन 9 ही होने चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा बढ़े घटे ना। ये ऐसे, ये हो गया। और एक बनाना चाहेंगे तो अपने पास एक ये हो गया, ये हो गया। और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल, जितने पॉसिबल में मैं कहूँगा सारे दिमाग में आ रहे बना लो, फिर देखना कौन सेम है कौन सेम नहीं। ये हो गया, और ये भी बन गया। ये अपने पास ऐसे, ये बन गया। मेसिटाइलिन इसको बोलते हैं लास्ट में जो बनाएंगे। टोटल 8 ही बनेंगे, आप देख लो। अब इसमें आपको बना के ही चेक करना पड़ेगा। DU कितने 4 है कि नहीं, देखो एक रिंग का हो गया, 3 डबल बॉन्ड, टोटल 4। ठीक है, तो ये DU हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। तो बोला है चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो आपसे पूछा था मेटामर। मेटामर में भाई जो दोनों, कोई फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों साइड जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मान लो ये पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, ये सही है या क्या बोला था, करेक्ट, हाँ सही है नहीं। तो देखो इसमें दोनों में कीटोन ही है, दोनों में कीटोन है। और इस साइड अगर देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन। और इस साइड भी आपके पास 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 1 कार्बन है और यहाँ पे कितना है, 3 कार्बन है। तो अलग अलग है ना, यहाँ पे 2 से 1 हो रहा है और यहाँ से 2 से 3। तो ये आपस में मेटामर है भाई, बिल्कुल बात सही है, मेटामर है। ठीक है। और दूसरा आपके पास फंक्शनल आइसोमर, तो ये CN है और ये आपके पास क्या है, NC है। तो ये भाई ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है ना। तो ये आपस में क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है। और ये क्या है, पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर है या नहीं है, चलो देखते हैं। थर्ड वाला देखो, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 पे OH लगा है, और यहाँ पे 1 पे OH ग्रुप लगा है। नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। भाई ये तो आइसोमर ही नहीं है, देख रहे हो ना, और 5 कार्बन यहाँ 4 कार्बन। और सिमिलर ये होमोलॉगस है नहीं कि नहीं, तो होमोलॉगस में CH2 का डिफरेंस आना चाहिए और मॉलिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें केवल क्या हो जाएगा, A और B हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, इसमें बोला था क्या बनेगा, A B C आपको पहचानना है। तो डाइजोनियम सॉल्ट है, देखते हैं। पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, N2Cl-। तो डाइजोनियम सॉल्ट, अगर आप एनिलीन ले लो, ठीक है, एनिलीन ले लो और एनिलीन की रिएक्शन आप करा दो NaNO2 और HCl और 273 278 केल्विन पे, या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये बन जाता है, डायरेक्ट रिएक्शन है, आपको हर जगह पढ़ाया जाता है। आयोडोबेंजीन बन जाएगा। सिंपली इसको गायब करोगे, N2 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे आयोडीन आके जुड़ जाएगा। और यहाँ पे 2 सोडियम वुड ये रिएक्शन हो जाएगा। वुड ये रिएक्शन मतलब जहाँ पे आपके पास ये होता है उसको हटा के 2 रेडिकल, मतलब रेडिकल से रेडिकल आप जोड़ दो, सेम। तो ये बन गया, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। तो सिंपल सी बात है भाई, जो वेवलेंथ होता है वो एनर्जी के क्या होता है, इन्वर्सली होता है। ई बराबर क्या होता है, hc/λ, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के डायरेक्टली होता है। तो आपको बस लिगेंड देखना था। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ऑर्डर अगर देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, साइनाइड, और फिर NH3, और फिर H2O, और फिर Cl हो जाएगा। तो वेव CFSC का ऑर्डर, और हाँ यही CFSC का भी ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या पूछा था, वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा था। तो आप बता दो क्या हो जाएगा। तो CFSC का अगर आप ऑर्डर लिखोगे तो हो जाएगा CBAD, और लैम्डा का ऑर्डर लिखोगे तो DABC। ठीक है, मैच करा लो जो भी आता है, DABC ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट रहा सवाल आपके पास, ये बोला था 2 moles ऑफ ईच ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। 2 moles ऑफ ईच एथिलीन ग्लाइकॉल। तो सिंपल सी बात है, जो डेल्टा TB होता है, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, निकालते हो, वो क्या हो जाएगा, IM पहला सॉल्यूशन, मतलब आई वांट अ फैक्टर, और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये I2 M2 KB। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। 2 moles ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। तो क्योंकि एथिलीन ग्लाइकॉल और ग्लूकोज दोनों क्या होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते, तो आई वांट अ फैक्टर 1 होता है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये मोलैलिटी, मोल तो आपको पता है 2 moles ऑफ ईच गिवन है, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 500 ग्राम है, और इसको हमें केजी में चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाई क्या कर लेंगे, 1000 कर लेंगे। ठीक है, और केबी की वैल्यू 0.52 दे रखा है, प्लस ग्लूकोज के लिए भी इतना हो जाएगा, और ये अपने पास 2/5 सब 6 सेम ही हो जाएगा, और ये 0.52 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने पास सॉल्व करने पे टोटल आ जाएगा। तो इसको अपन निकाल लेंगे, पूरा सॉल्व करो, ये कैंसिल, और ये 0.5, टोटल आ जाएगा 4.16। ठीक है, ये आ गया डेल्टा TB। ये क्या आ गया, डेल्टा TB। अब देखो वाटर का, जो आप वाटर होता है उसका जनरली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या केल्विन में आप लोगे तो 273 केल्विन ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट आपके पास इतना था, और ये आपके पास इंक्रीज हुआ है, तो दोनों को हम निकालेंगे, जो न्यू बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, न्यू बॉइलिंग पॉइंट वो ऐड कर देंगे, 373 प्लस 4.16। ठीक है, ये हो जाएगा 377 1.6 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये पूछा था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आप निकालना सीख ही गए, ऊपर मैंने बताया था PF5। स्टेरिक नंबर निकालोगे तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 1/2, सेंट्रल एटम फास्फोरस 5, साइड एटम 5, ये आ जाएगा 5 मतलब क्या हो जाएगा, sp3d, ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल। तो sp3d और PF5 का ये हो गया। SF6 का क्या हो जाता है, ऑक्टाइडल हो जाता है, ऐसे ही समझ आ रहा है, sp3d2। तो SF6 का ये हो जाएगा, और PtCl4 का क्या हो जाएगा, देखो PtCl4 कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड है यहाँ पे, क्योंकि ये Pt लिया गया है 4D सीरीज़ का, तो है ना, तो इसलिए वहाँ पेयरिंग हो जाता है, तो ये DsP2 आता है, और NiCO4 जो है वहाँ पे आपके पास sp3 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोला था कि द लीस्ट CH3 कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। लीस्ट CH3 कंपाउंड आपसे बोला था, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे HD क्रिस्टल अगर निकालेंगे तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है,
और ये तो भाई मोस्ट एसिडिक है, -I -M, ये इसकी तो बात ही मत करो। यहाँ पे अगर हम इसको निकालेंगे, है ना, तो ये sp हाइब्रिडाइज है जो वो लीस्ट एसिडिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, ठीक है, लीस्ट एसिडिक कंपाउंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला था कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो इसको मैं लिख के आपको बताता हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़े नाइट्रोजन की, उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ भी आपके पास क्या होता है, बढ़ता है। और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको देख लेना है। देखो ये जो लोन पे, यहाँ तो ऐसे ही था, पहले मिथाइल भी लगा था। तो अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊँ तो साफ साफ यहाँ पे देखो, जो ये वाला है ये ब्रिज पे है, लोन पेयर कहाँ पे, ब्रिज पे है। और ब्रिज वाला अब अपने पास लोकलाइज्ड हो जाएगा। और ये वाले क्या है, डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है इस साइड रेजोनेंस में। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आर वाला अपने पास, हाँ आर वाला सबसे ज़्यादा होने का। और उसके बाद हम देखेंगे बाकी में, तो बाकी अगर देखोगे यहाँ पे ये sp2 है, ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है तो ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घटेगा। फिर आर के बाद क्या हो जाएगा अपने पास, क्यू, आर के बाद क्यू हो जाएगा, उसके बाद पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, यहाँ पे तो ऐसा था ही नहीं, तो इसलिए वो कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको बोला विच अमंग फॉलोइंग कंपाउंड गिव येलो सॉलिड व्हेन रिएक्टेड विथ NaOI। तो देखो ये आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन हो गया है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जिसके पास C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या है वो डजेंट मैटर, ये CH3 जरूर होना चाहिए, वही आपके पास आइडोफॉर्म देता है। और अगर मान ये अल्कोहल है तो उसको ऑक्सीडाइज करके फिर आइडोफॉर्म चेक करना है। जैसे मान लो पहला ऑप्शन था, है ना, अल्कोहल गिवन था धोखा देने के लिए, तो इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे मतलब कीटोन बनाओगे। हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल है उसको कीटोन बना लेना। अब देखो इसके पास ये है ग्रुप, यहाँ पे ये वाला मिथाइल आ गया, तो ये भी टेस्ट देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं आपको, ये देगा। दूसरा ऑप्शन, ये ए वाला ऑप्शन अपन ने चेक कर लिया है, बी वाला चेक करते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पे कहाँ जाता है, एल्डिहाइड में जाता है। तो एल्डिहाइड में जाएगा तो उसके पास नहीं आ रहा है, ये नहीं देगा टेस्ट। बाकी कीटोन ये तो मतलब सरासर साफ साफ दिख रहा है, ET ये देगा, है ना। और ये आपके पास एसिड है, एसिड देता है क्या, नहीं देता है एसिड। और ये आपके पास देगा क्या, ये भी नहीं देगा। तो 2 ही कंपाउंड हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक है। तो आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा एक, और सी हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और रिएक्शन भी लिखना चाहोगे क्या, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ, लिखोगे क्या कि आपके पास यहाँ पे CH3 का येलो PPT बनता है, ठीक है। चलो ये बाकी मैकेनिज्म में बताएंगे, अभी तो आपको डायरेक्ट समझना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच पेयर्स द फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट आयन मोर स्टेबल देन सेकेंड आपको देखना है। तो देखो अगर हम इसमें देखते हैं OMe है और यहाँ पे कार्बोकैटायन है, तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, और लोन पेयर है और कार्बोकैटायन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो ये क्या कर लेगा, बैक बॉन्डिंग कर लेगा। और बैक बॉन्डिंग कर लेगा तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा भाई, एक तरह का रेजोनेंस होता है। जबकि इसमें आप देखोगे तो इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या हो रहा है, केवल और केवल हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, और हल्का हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 है। तो रेजोनेंस से ज़्यादा पावरफुल होता है हाइपर कंजुगेशन से। तो फर्स्ट इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाकी हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और हम बना ही लेते हैं। दूसरा में अपने पास नेगेटिव चार्ज है, और जो रिंग जुड़ी हुई है बेंजीन रिंग, मैं थोड़ा सा इसको, है ना, सीधा नहीं बनाया,
ये यहाँ पे जस्ट बगल में माइनस आई और माइनस एम लग रहा है, जो कि कार्बन आयन को पसंद भी होता है। और दूसरा अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे, दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे, उसमें क्या लग रहा है, कार्बोकटायन है। देखो कार्बोकटायन है, और कार्बोकटायन है भाई, तो क्या हो जाएगा, कार्बोकटायन मतलब उसको पसंद होता है प्लस एम इफेक्ट, और यहाँ पे माइनस आई माइनस एम लग रहा है, तो सीधी सी बात ये ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये हाइपर कंजुगेशन, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, ओ एम ई, फिर से यहाँ पे बैक बॉन्डिंग, ये रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आयुपेक नेमिंग करना है आपको। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करना होता है, नंबरिंग करो भाई। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होता है, ट्रिपल बॉन्ड का ज़्यादा होता है। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7। तो अपने पास 7 हो गया, और हमारे पास 4 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, ठीक है। तो नेमिंग करेंगे तो 4 हाइड्रोक्सी, पैरेंट चेन में कितने कार्बन, 7, तो हेप्ट, और 1 पे क्या हो जाएगा, इन, 1 इन, और इन, और 2 वॉवेल लगातार आते हैं, तो हम एक इसको कट कर देते हैं, इन, और 6 आइन, तो 4 हाइड्रोक्सी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। चलिए आगे देखते हैं। और जैसे ही आपने ये किया, आपका सवाल हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारा इन सभी से ज़्यादा प्रायोरिटी किसका हो जाता है, OH का हो जाता है। तो OH को एज ए क्या यूज करना है, सफिक्स। बाकी जो यूज होंगे वो क्या होंगे, प्रीफिक्स। तो ये ना करके आप क्या बोलोगे, पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, 7, तो हेप्ट, और 1 पे इन, और 6 पे आइन, और 4 पे ऑल हो जाएगा। तो आपका जवाब ये करेक्ट हो जाएगा। ये धोखा मत खाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये करना है भाई, वो नहीं कर देना, ठीक। चलो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एडिशन रिएक्शन है, और आपको ऑप्शन से पता लग रहा है कि डबल बॉन्ड को तोड़ा गया है और Br को जोड़ा गया है, मतलब एडिशन ऑफ HX किया गया है। सीधी सी बात है, एडिशन ऑफ HX इन एल्किन, एडिशन ऑफ HX है ना इन एल्किन। अब देखो क्या हो जाएगा, हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर आप यहाँ पे HBr ले लेते हो, तो आप देखो कौन सा बॉन्ड तोड़ने पे स्टेबल कार्बोकटायन मिल रहा है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे तोड़ोगे ऐसे, तो ये कार्बोकटायन कितने डिग्री दिख रहा है आपको, 3 डिग्री कार्बोकटायन दिख रहा है। यहाँ पे तोड़ोगे 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, किसी को तोड़ लो। तो हम इसलिए इसी को तोड़, ये सारे कार्बोकटायन यहाँ पे लिख लो 2 डिग्री है, कैसा भी आप ब्रेक कर लो। लेकिन इसे अगर आप ब्रेक करते हो ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिग्री कार्बोकटायन। तो हम इसको कॉपी करके तुरंत ही लिख लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक करके ये बना लिया, ठीक है। और हमने इसको दिखा दिया, ये कार्बोकटायन है, ठीक है। अब जैसे ही कार्बोकटायन आया, तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास ब्रोमीन जो था वो वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो अपने पास कुछ कैसा बन जाएगा, ये आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये आपके पास ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप मैच करा लो, ये सही हो जाएगा। बाकी सबको अगर आप ब्रेक करते हो ना, इनको ब्रेक करो, कैसे भी ब्रेक कर लो दोनों साइड से, तो आपको 2 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे हमने देखा ऐसे ब्रेक करने पे ये 3 डिग्री होता है, इसलिए हमने ऐसे तोड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ये बोला है कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 1 आवर। तो मतलब टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, ये आपको तुरंत लिख लो, A0/2 के, ये जीरो ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर। और ये आपको गिवन है 1 आवर। 1
आवर मतलब है 60 मिनट। 60 मिनट को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2/A0। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे रखा है यहाँ पे 2 मोल, है ना। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज 2, तो मतलब ये आपको दे रखा था A0 बराबर 2 मोल पर लीटर, 2 और ये अपॉन 2 के हो जाएगा। तो यहाँ से K की वैल्यू आपके पास ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/60 आ गया। अब ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है A बराबर क्या होता है A0 माइनस KT, या A को कभी कभी CT C0 लिखते हो, तो यहाँ पे T आप निकालोगे A0 माइनस AT अपॉन K हो जाएगा, और ये 0.5 माइनस 0.25, और ये क्या हो जाएगा 1/16। एट ए टाइम T आपको कितना गिवन है ये देखो ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, मतलब बोला है द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज, मतलब कितना 0.5 से 0.25, इतना टाइम क्या हो जाएगा। तो ये वाला पहला वाला जो कॉन्सेंट्रेशन था वो उससे हेल्प से हमने K निकाला, दूसरा वाला जो यूज हो रहा है उससे हम टाइम निकालेंगे। तो सॉल्व कर लो, ये आपके पास यहाँ पे 0.25 इंटू 60 और ये आ जाएगा 15 मिनट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास है व्हेन मतलब x मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू बी डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस अ pH ऑफ इतना, द वैल्यू ऑफ x। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल है, जैसे ऐसे बोला है, देखो कितने का pH वो प्रोड्यूस करना चाहता है 10, तो pH बराबर 10, और जैसे ही pH बराबर 10 लिख लिया तो आपको पता है pH प्लस POH इक्वल टू क्या होता है 14 होता है। तो यहाँ से आप POH भी लिख लोगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 4 हो गया तो हम यहाँ से OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस POH हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, तो OH माइनस का ये अपने पास आ गया। अब आपको एक चीज़ और बता, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 10 टू द पावर माइनस 4, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है और वॉल्यूम 1 पता है, तो n बराबर क्या आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स आप किसके मोल है OH माइनस की, ये मोल हमने निकाल लिया है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या पूछा है MgOH ट्वाइस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgOH ट्वाइस क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgOH ट्वाइस। क्योंकि यहाँ पे आपने जो मोल निकाला है वो एक OH का निकाला है और यहाँ पे 2 OH है, समझ पा रहे हो आप, समझना। तो हमने क्या किया, एक का अपने पास इतना है तो 2 का हमने सिंपली आधा कर लिया है। ठीक है, 2 में डिवीजन करना, मान लो एक ही टॉफी है 2 लोगों में बांटना है तो क्या आधा करना पड़ेगा। तो ये अपने पास हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये आपके पास मोल आ गए। और मोल बराबर क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। मोल बराबर क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। मोल आपने निकाल लिया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। MgOH ट्वाइस का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 58, और ये आप क्या निकाल रहे हो वेट निकाल रहे हो, और ये किस में आ रहा है ग्राम में आ रहा है, हमें निकालना है मिलीग्राम में, क्योंकि आपको मिलीग्राम दे रखा था यूनिट से। तो 5 इंटू 58 और ये किस में हो जाएगा 10 टू द पावर 3, और मिलीग्राम में कितना हो जाएगा 2.9 मिलीग्राम हो जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक को मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर से सारी कहानी मैं क्लियर करता हूँ। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, देखो 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अब अगर 15 हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो 0.5 डिक्रीज करते जाओ 20 तक, 16 हो रहा है तो फिर डिक्रीज, ऐसे इधर अगर इंक्रीज हो रहा है तो 0.5 घटाओ, फिर 14 से लीडर यही है, 13 हो रहा है तो भी 0.5 घटाओ 2.5, 12 हो रहा है तो भी घटा दो
2 हो जाएगा। समझ आए, ये होता है, याद रख लेना। बॉन्ड ऑर्डर अगर डेसिमल है, इसका ट्रिक का वीडियो है, ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, आप जाके देख लेना। सारे 15 मिनट में सारे प्रॉब्लम आपके हर वैरायटी कवर। डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर है तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और नॉन डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर है तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। 10 और 16 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन बोल दिया जाता है उसका, वो स्टिल पैरामैग्नेटिक होते हैं ऑलवेज। ठीक है, अब 1 to 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ये समझ लो। ऑड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इवन इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, और 4 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या होता है? 0। तो ये सारे पॉइंट मैंने लिख दिया, कोशिश किया, बाकी हमें मैच करा लो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? तो पैरामैग्नेटिक कौन है? O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। बाकी पैरामैग्नेटिक कोई नहीं है। Cl2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही पैरामैग्नेटिक होते हैं। यहाँ पे Cl2 में भी आप अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 0 आ जाएगा। तो आपको बोला था चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग बिलो पैरामैग्नेटिक, तो A हो जाएगा और B तो आपके पास कभी नहीं होगा तो B ऑप्शन कट हो गया। E को अब एक बार चेक कर लेते हैं। E Cl2, सॉरी Cl2 नहीं, मेरे पास क्या होता है Cl2 कहाँ से हो जाएगा उसका? तो S2, S2 आपको बताया जाता है, ये याद रख लो, NCERT में भी है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो A और D अपन को एक तो निकालिए और S2 का आपको दिया जाता है कलर के साथ, वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो आप किसको याद रख लो, मैं कहूँगा, बाकी डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला था कि रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन गिवन है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ फ्रॉम देयर इनिशियल वैल्यू, द रेशियो ऑफ न्यू रेट। ठीक है भाई, तो रेट आपके पास R बराबर K, A टू द पावर क्या है? N है, और B टू द पावर क्या है? M है। अगर मान लो रेट क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है ना, मतलब A इज़ डबल कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? K और A को डबल हम बोल दिए तो 2A टू द पावर N, और B बोल रहा है आधा हो जा रहा है। जब A डबल हो रहा है तो B आधा हो जा रहा है। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो, R1 डिवाइड बाई R2, तो K से K कैंसिल, ऐसे कर देते हैं, और A से A कैंसिल, 1/2 टू द पावर N बचा, और हमारे पास 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? N माइनस M, B से B भी कैंसिल, तो वो अपने पास R1 अपॉन ये, सॉरी हाँ R, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये तो सही है, 1/2 टू द पावर N, और इसको B से B कैंसिल हो जाएगा तो B टू द पावर M था, और हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टू द पावर, और ये भी तो अपने पास M ही रहेगा ना, 2 टू द पावर M। अब सही है, तो R1 R2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर M माइनस N लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम R2 अपॉन R1 लिखेंगे, R2 अपॉन R1 पूछा था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 टू द पावर N माइनस M, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? यही सही होगा, क्योंकि R2 R1 पूछा था ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको SN टीन और HCl गिवन है तो रिड्यूस कर देगा, NO2 को क्या कर देगा? रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा NH2। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको दे रखा है एसिटिक एनहाइड्राइड, AC2O मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करेगा? यहाँ से NHCOCH3, एक्चुअल में मैं बता देता हूँ होता क्या, ये लोन पेयर
ये यहाँ अटैक करता है, ये ओपन होता है, नेगेटिव वापस आता है, इसको बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा। फिर ये आपको Br2 और एसिटिक एसिड दे रखा है, तो यही एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आने वाले ब्रोमीन को इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पे जोड़ देगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप है ऑर्थो पे जोड़ेगा तो स्टेरिक क्रिएट करेगा, तो इसलिए हमारे पास आने वाला ब्रोमीन इस पे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में NaOH है, तो NaOH फिर से इसको रिड्यूस करके मतलब गायब करके पुनः NH2 में कन्वर्ट कर देगा, पुनः मतलब फिर से अगेन ये, तो ये बन जाएगा। तो आपके पास कौन सा मैचिंग है? ऑप्शन नंबर ए मैचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके पास, ये बोला है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड विथ +1 to +5, और क्या बोला है देख लेते। तो सही बात है, नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड विथ +1 to +5, तो ऑक्साइड एक्चुअल में सही बात नाइट्रोजन +5 फॉर्म करता है। ये वाला देखो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, +5 फॉर्म करता है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और नाइट्रोजन डज नॉट, स्टेटमेंट सेकेंड, डज नॉट फॉर्म हाइलाइट विथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन d ऑर्बिटल, तो सही है, ये भी बात है, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल तो नहीं होता, तो मेरे हिसाब से बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब बोथ आर ट्रू। लास्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब 30 क्वेश्चन बोला है बेंजीन इज ट्रीटेड विथ ओलियम, चलो बेंजीन को ओलियम से ट्रीट करते हैं। ओलियम H2SO8, तो वो सल्फोन बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना लेगा SO3H, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा NaOH ले लेगा, NaOH क्या कर लेगा, ये आपके पास ONA पॉजिटिव बना लेगा, फिर से यहाँ से H+ क्वेश्चन पढ़ना, एसिडिफिकेशन होके यहाँ पे OH बना लेगा, आपके एग्जाम में आएगा तो आप ये सब एक एक स्टेप नहीं, लेकिन अभी जानते रहो क्या होता है, सॉरी OH बन गया। और यहाँ पे जिंक ले लो, बड़ी फेमस रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल ईथर में कराई जाती है, हीट भी गिवन हो सकता है, तो ये आपके पास बेंजीन बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने पास, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले स्टेप में Br2H/μ गिवन है, तो वह एक Br2H/μ ब्रोमिनेशन एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपको मेजर प्रोडक्ट कैसे चेक करना है, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं उतने प्रोडक्ट बनता है, अगर टोटल प्रोडक्ट पूछे, ठीक है, लेकिन इसमें टोटल नहीं पूछा है तो आपको मेजर ही मान के चलना है। देखो अगर इस हाइड्रोजन घटाओगे तो यहाँ जो रेडिकल बनेगा वो कितने डिग्री है, 1 डिग्री, इनमें अगर रेडिकल बनाओगे तो कितने डिग्री है, उतना 1 डिग्री नहीं है, ये 2 डिग्री है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो वाला जो रेडिकल बनेगा वो कितने डिग्री है, 3 डिग्री, तो जो रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री ज़्यादा होता है, इसलिए हम 3 डिग्री पे क्या जोड़ लेंगे, ब्रोमीन को जोड़ लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, E2 एलिमिनेशन कर लेगा, मतलब ब्रोमीन जो हाइड्रोजन होता है उसको 0, उसके बगल अल्फ़ा, उसके बगल बीटा मान लेंगे। तो अब 2 बीटा हाइड्रोजन को ये है, दोनों को हटा के देखो कहाँ से आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, तो अगर इस हाइड्रोजन को खाता है बेस तो ये इधर आएगा और इसको मार के बाहर निकाल देगा, तो अपने पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर माइनर बाद में डिसाइड करेंगे, पहले बना लेते, ये बना। और अगर मान लो ये बेस इस हाइड्रोजन को खाता है तो ये इधर आएगा और इसको मार के बाहर निकालेगा, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा। अब बात आती है मेजर प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, ये कितने हैं आपके पास, 2 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे आपके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, मेजर आपके पास 7 हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ भी नहीं रुकती है, आपको आगे भी रिएक्शन करानी है, आगे आपको HBr है, और HBr वो भी परऑक्साइड के साथ गिवन है, देखो वहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज है, तो यहाँ पे परऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट बोलते हैं, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें आप HBr को जोड़ोगे, और वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ये क्या करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब लेस स्टेबल कार्बोकैटायन,
तो इसको ऐसे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन 2 डिग्री आएगा, और अगर ऐसे ब्रेक करते तो यहाँ पे कार्बोकैटायन 3 डिग्री। तो लेस स्टेबल 2 डिग्री है, तो इसलिए आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, मेजर ये वाला। तो ऑप्शन आप मैच करा लो, कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले ए गिवन है, ए, उसके बाद बी, और क्या है, सी है। टी समय 0 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर हम अपने पास पी नॉट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कुछ समय बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर कुछ घट जाएगा, पी माइनस एक्स, ये एक्स घट गया, और इसका स्टोइकियोमेट्री जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1, और यहाँ पे जो घट रहा है वही बन रहा है, स्टोइकियोमेट्री को मत भूलना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना। अब टी इन्फिनिटी पे भाई ये जो भी था पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये 0, और ये क्या हो जाएगा, पी नॉट पूरा जो था ये अभी थोड़ा थोड़ा घट रहा था, कुछ समय बाद ये पूरा ख़त्म हुआ, तो इनफाइनाइट समय बाद पूरा ख़त्म हुआ, तो अपने पास ये बन गया। अब पी टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम पी टी निकाल लेते हैं। तो पी टी निकालोगे, पी मतलब पी टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो जो पी टोटल आ गया वो कितना आ गया, पी नॉट प्लस एक्स आ गया, पी नॉट प्लस एक्स आ गया, और यहाँ पे एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पी टी माइनस पी नॉट हो गया। ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखो, अब जो एट टाइम टी आपके पास प्रेशर था वो कितना था, एट ए टाइम टी, जो टी समय पे आपके पास प्रेशर था वो कितना था, पी नॉट माइनस एक्स था, समझना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं। जब पी इनफाइनाइट पे आप निकालोगे, पी इनफाइनाइट पे टोटल प्रेशर वो कितना हो जाएगा, वो ध्यान से देखना। यहाँ पे पी नॉट और प्लस पी नॉट वो कितना हो जाएगा, 2 पी नॉट हो जाएगा, और इसलिए हम यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू जो है वो लिख लेंगे पी इनफाइनाइट बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स निकल के आएगा वो पी टोटल और पी नॉट की वैल्यू पी इनफाइनाइट बाई 2 आ गया। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए हम के लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, 1/T और ln, और यहाँ पे इनिशियल प्रेशर, और यहाँ पे प्रेशर है टाइम टी, मतलब पी नॉट माइनस एक्स, वैल्यू पुट कर लो 1/T और ln, और ये क्या हो जाएगा, पी मतलब ये नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने पी नॉट लिख लिया पी इनफाइनाइट बाई 2, और यहाँ पे 2, और ये क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स, मतलब पी इनफाइनाइट बाई माइनस पी टी हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास फाइनल जो इक्वेशन निकल के आया 1/T ln पी इनफाइनाइट, और ये 2 पी इनफाइनाइट माइनस पी टी। ऑप्शन नंबर आप मैच करा लो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, बोला था करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले एलिफैटिक अमाइन, ये क्या है, एलिफैटिक अमाइन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो एलिफैटिक अमाइन में जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकेलाइज्ड है, पूरा अवेलेबल है, तो सबसे ज़्यादा पहले बेसिक तो वो हो जाएगा। लेकिन एलिफैटिक में भी 2 हैं आपके पास, एक और है 2 डिग्री NH, और ये है, तो यहाँ पे ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में ज़्यादा हो जाता है एलिफैटिक में। बाकी अगर कंपेयर करेंगे, है ना, ये तो सबसे ज़्यादा हो गया, तो हम इधर ही लिखते हैं सबको एक सीक्वेंस में, ये N और NH, इसके बाद CNH2 हो जाएगा। फिर अपने पास क्या हो जाएगा, इनमें अगर देखोगे तो हम ये OMe प्लस M इफेक्ट लगाता है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा, तो अपने पास वो हो जाएगा। और NO2 माइनस I और माइनस M इफेक्ट लगाता है, वो तो कौन कहे भाई बढ़ाए, ये घटा देगा NH2, और ये क्या हो जाएगा OMe, उसके बाद आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ये होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो ये NH2 और यहाँ पे NO2, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा भाई, तो याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये,
इस पे बोला था कि प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। चलो देख लेते हैं। तो देखो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सीधी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल सी बात है। तो देखो अगर हम एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे COEN पहला वाला 2Cl2 और यहाँ पे Cl है, तो प्राइमरी वैलेंसी आप निकालो कोबाल्ट X और ये न्यूट्रल लिगेंड होता है 0 -2, ठीक है, और क्लोरीन का -1, टोटल 0, तो X बराबर कितना आ जाएगा +3 आ गया। तो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी हो गई +3। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इथिलीन EN जो होता है बाइडेंटेट लिगेंड होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो अब 2 लिगेंड गिवन है तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 × 2, इथिलीन का 4 और क्लोरीन भी है +2, टोटल जो आ जाएगा 6 आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी 6 आ गई, तो +3 +6 हो जाएगा। तो ए का तो +3 +6 ही होना है। तो ए का फर्स्ट किस में गिवन है, 2 ऑप्शन तो कट करो, ए का फर्स्ट ही हो जाएगा। और बी का हम देख लेते हैं। तो बी का हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखो PT है X और यहाँ पे क्या हो जाएगा अमोनियम का 0 -1 और ये -1, मतलब टोटल 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 1 1 4। तो ये जो बी का हो जाएगा वो हो जाएगा 4th हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ की भी गिवन है 4th, एक ही ऑप्शन है, इसमें लगा के आगे बढ़ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें बोला था कि इन SO2 NO2 द हाइब्रिडाइजेशन एट द सेंट्रल एटम। तो SO2 का निकाल लो हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर आपको बताया है 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 6, कितना आ जाएगा 3 मतलब हो जाएगा sp2। और लोन पेयर कैसे निकालते हैं, जो भी हाइब्रिडाइजेशन आया है उसको साइड एटम से माइनस कर लो, लोन पेयर 1 आ जाएगा, बस हो गया। तो sp2 NO2 माइनस देखते हैं। तो NO2 का माइनस स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। कैसे निकालें, स्टेरिक नंबर निकालोगे यहाँ पे 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 5, नेगेटिव चार्ज है 1, उसको ऐड कर लो 3, मतलब sp2 आ गया। और N3 माइनस का स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए, लीनियर होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये अपने पास sp, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोला था कि द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस करा दो, यहीं पे करा देता हूँ। तो O3 और जिंक S2, ऑक्सीडेटिव तो बोला नहीं है तो ऐसे करा दो। ऑक्सीडेटिव कराते हो तो एल्डिहाइड जो बनता है उसको एसिड में बना देते, तो ये कराएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, अच्छा ये भी है, उसको मत भूलना भाई, सारे डबल बॉन्ड तोड़ने हैं आपको। और एक और तोड़ना है यहाँ पे, ये मिथाइल है, ये भी तोड़ना है। तो आपको टोटल जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं, मतलब तोड़ के बस ऑक्सीजन को जोड़ना होता है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। तो ऑप्टिकल एक्टिव मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। तो 2 तो एल्डिहाइड मिलने वाले हैं, आप ब्रेक करके देखो, और 2 आपके पास ये मिले जो ऑप्टिकल एक्टिव हैं, बाकी का तो हम नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव देखो, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, एक्टिव है, मैं बताता हूँ। इनमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर मतलब एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम या कोई है ना 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए तो कायरल होता है। यहाँ पे कायरल दिख रहा है, नो कायरल सेंटर, मतलब इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये वाले जो हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, और ये भी आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। पूछा क्या था, द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से हो जाएंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव देखो, ऑप्टिकली एक्टिव एक भी नहीं है तो क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट रहा ये आपके पास सवाल, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलो बताते हैं। PH C+O और ये क्या हो जाएगा CH3, PCl5 और हीट है, तो ये क्या हो जाएगा PH Cl और यहाँ पे CH3 प्लस ये यहाँ पे ये PCl5 का ही रूल होता है ना, जितने आपके पास, तो यहाँ पे मैं मैकेनिज्म नहीं डिस्कस किया,
POCl3 और आपके पास 2 Cl जाके वहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही है वहाँ पे आपको 3 इक्विवेलेंट ऑफ एक बेस लिया गया है, 3 इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2 लिया गया है। ठीक है, तो बेस क्या करेगा, देखो बेस अपने पास अल्काइन बनाएगा। अल्काइन कैसे बनाएगा, ये 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा, एक बार बीटा H को खाएगा, ये इधर आएगा, इसको निकालेगा, फिर से वहाँ बीटा H था, इसको भी निकालेगा और इधर आएगा, तो टोटल अपने पास अल्काइन बनेगा PHC और ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर यहाँ से वर्कअप होके मतलब आपके पास HD5 कर दोगे तो आपके पास ये हो जाएगा टर्मिनल अल्काइन। नेक्स्ट स्टेप में आपको B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब ये आपके पास लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो यहीं पे आपके पास PHCH और ये क्या हो जाएगा CHOH आके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे टॉटोमराइज हो जाएगा, 1 2 3 डबल बॉन्ड उठ के यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, तो टॉटोमराइज होके PHCH2 और C डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा। तो इसमें पूछा क्या था, टोटल नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन प्रोडक्ट D। तो sp हाइब्रिडाइज एक pH में भी होंगे, pH को आप बना लो पूरा, pH तो ये होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने आंसर आ जाएंगे, टोटल मेरे हिसाब से 7 आंसर आ जाएंगे, 7 आंसर। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो कभी ऐसा गिवन हो तो आप ऐसे सॉल्व करो, काउंट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस शो पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या होता है, देखो 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन जो होता है वही पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट देता है। होता क्या है, RNH2 उसकी रिएक्शन CHCl3 और KOH से करते हैं तो क्या हो जाएगा RNC देता है, यही होता है। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन देखो कौन से, ये वाले 1 डिग्री है, नाइट्रोजन डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, और कौन सा, ये भी 1 डिग्री है। बाकी देखो ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो A एंड C करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, मैंने पूरा आपको ऑप्शन नहीं लिखा है, बड़ा हो जाता तो A और C हो जाएगा। तो ओनली पॉजिटिव है ना, प्राइमरी अमाइन गिव पॉजिटिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट, अमाइन टेस्ट। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl विथ pH 1 गिवन है। pH कितना है, 1 है, H प्लस आप निकालोगे तो 10 टू द पावर माइनस क्या होता है pH, तो ये 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। इफ़ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड, तो देखो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्स होता है, तो अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्स होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -1 और क्या हो जाएगा 2। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड, उस केस में क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा तो कॉन्सेंट्रेशन घटा। और यहाँ पे हम pH अब निकाल लेंगे, pH क्या होता है -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो इसको निकालेंगे -log और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1 डिवाइड बाई 2, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा pH 1.3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये रिड्यूस हो जाएगा। पहले कितना था वहाँ पे ध्यान से देखो, पहले था 1 था और ये हो गया 1.3, तो रिड्यूस कितना हुआ 0.5। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ये सवाल तो कई बार पूछा जा चुका है और रिसेंट 2025 में पूछा गया। इसको आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IPAC नेम फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप नेमिंग करे हुए तो क्या हो जाएगा, एक नेमिंग हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से करते हैं, तो 1 2 3 4, तो 1 पे ब्रोमो है और 2 पे मिथाइल है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 3 इन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लाइकली टू गिव एफरवेसेंस ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOCl3। ठीक है, तो याद रख लेना जो कंपाउंड बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, है ना, जिससे मतलब कंपाउंड विच आर एसिडिक दैन H2CO3 कैन गिव एफरवेसेंस ऑफ CO2। लिखो कंपाउंड विच आर मोर acidic than H2CO3 can give effervescence of CO2 with aqueous NaHCO3। तो अब देख लो एसिडिक की स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा हो जाएगा, वही आपके पास हो जाएगा। तो देखो ये तो पिक्रिक एसिड है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, 3 NO2 ग्रुप लगे जो, तो ये भी आपके पास हो जाएगा। और आपके पास दूसरा भी आपको हो ही जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। ये फिनॉल है, फिनॉल वाला कंपाउंड बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम एसिडिक होता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, जो आपको क्या इज लीस्ट लाइकली, यही कम देगा। हालांकि एसिडिक है -I पर बहुत कम है कंपेरेटिवली बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा था कि करेक्ट ऑप्शन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आपसे पूछा है, तो मैं तो आपको कहूँगा लोन पेयर ही निकालो। देखो सिंपल IClO2 का स्ट्रक्चर बनाओ। अब हाइब्रिडाइजेशन का मैंने बहुत बार यूज कर दिया है, तो इसमें 3 लोन पेयर आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के साइड आइटम में माइनस कर दो, 3 लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, बॉन्ड पेयर आपको 2 और लोन पेयर 3 दिख रहा है। H2O का स्ट्रक्चर बेंट होता है, शेप ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, कितने 2:2 हो जाएगा। SO2 कुछ ऐसा दिखता है। अब स्ट्रक्चर का अगर आपको वीडियो देखना है कैसे बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर, तो मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, वहाँ भी देख लो। केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ा है, वहाँ देखना चाहो देख लो, जहाँ आपका दिल करे। तो ये आपके पास 4:2 ऑप्शन नंबर मैच करा लो, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको है ये वाला एग्जांपल। बोला द रिएक्शन विच कैन नॉट बी अप्लाई टू प्रिपेयर एन एल्कीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन आर। तो देख लेते हैं, चलो पहला ही मैच कराते हैं। पहले में प्रिपेयर क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है NaOET, एलिमिनेशन होगा मतलब 0 अल्फ़ा बीटा, और E2 रिएक्शन करेगा तो बीटा हाइड्रोजन को ये खाएगा, और ये भी बीटा हाइड्रोजन है, तो आपके पास ये इधर आएगा, ये इधर। हम मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं, मेजर वो होगा जो अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा कंटेन करेगा, तो ये करेगा। यहाँ पर C बनेगा पर ये कम मेजर हो जाएगा, सेम ही बनेगा वैसे है, सेम नहीं ये कम अल्फ़ा होगा, वहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये Br और ये, और एक्वस KOH अगर आपको गिवन है KOH एक्वस, तो याद रख लेना SN2 रिएक्शन, मतलब डायरेक्ट अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। और आपको ऐसा गिवन है, ठीक है, ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या है NaOMe, ये भी क्या करता है E2 रिएक्शन करता है। E2 रिएक्शन करेगा मतलब ये 0, ये अल्फ़ा और ये बीटा H को ये खाएगा, ये इधर आएगा, इसको मारेगा बाहर, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। और नेक्स्ट में आपके वो क्या गिवन है, ये पैराबेंजोक्विनोन बन जाएगा, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपको पढ़ाता हूँ ये रिएक्शन। ये आपके पास H2SO4 पैराबेंजोक्विनोन बोलते हैं, नहीं ये आपको अलग से बताया जाता है। ठीक है, और एक रिएक्शन है कॉपर। देखो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर 573 केल्विन लेते हो तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री कीटोन बनता है, और 3 डिग्री एल्कीन बनता है। सारी NCERT की रिएक्शन है। 3 डिग्री लेते हो तो ये 3 डिग्री तो है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बनाता हूँ, ये ऐसे एल्कीन बना दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, B और D जो हो जाएंगे वही एलिमिनेशन देंगे, B और E, सॉरी विच और दैट कैन नॉट बी, तो B और D है ना, यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर B और D करेक्ट हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। तो परसेंटेज डिसोसिएशन mx3, इसको डिसोसिएट करेंगे क्या हो जाएगा m3 प्लस और यहाँ पे 3x माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हमें पता है अल्फ़ा बराबर क्या होता है i-1 अपॉन n-1, डायरेक्ट यूज करो अल्फ़ा का। तो i क्या होता है आपके पास वांट ऑफ फैक्टर होता है। ठीक है, और यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर आपको दे रखा है i बराबर 2 दे रखा है, तो i बराबर आप 2 यूज कर लो -1, n की वैल्यू 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, सॉरी 1/3 आ जाएगा, 1/3 और आंसर हो जाएगा 33.3%, अप्रॉक्स ले लोगे 33%, ये सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बोला है चूज़ द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इथाइल बेंजीन से ये जाना है, चलो इथाइल बेंजीन है और उसमें इथाइल लगा है और इसमें आपको क्या हो जाएगा Br2 और यहाँ पे आपको आयरन है। तो Br2 आयरन अगर है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे जोड़ता है ऑर्थो और पैरा पे, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता तो मेटा पे जोड़ता। तो हम यहाँ से Br+ निकलेगा इलेक्ट्रोफाइल और उसको हमने पैरा पे जोड़ा, ऑर्थो पे भी बनेगा वो माइनर क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक आ जाएगा ना। नेक्स्ट स्टेप में Cl2H या हीट गिवन है, फिर से यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाएगा। फ्री रेडिकल मतलब जहाँ पे स्टेबल रेडिकल, तो यहाँ पे रेडिकल बनाओगे जो बनेगा ना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, तो इसलिए हमने ब्रोमीन को क्लोरीन को जो जोड़ना उचित समझा वो कहाँ पे समझा, यहाँ पे क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या हो जाएगा अल्कोहलिक KOH, ये क्या हो जाएगा अल्कोहलिक KOH, ये 0, ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो ये जो बेस है ये बीटा H को खाएगा, इसको इधर ले आएगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा ध्यान से देखना, ये C और ये बन गया और यहाँ पे ब्रोमीन बन गया। तो बस हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया तो और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है HA, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर। ठीक है, डेल्टा TF डायरेक्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट I इंटू KF इंटू यम होता है। ये गिवन है डिप्रेशन 0.1, ये मोलल है और ये 0.2 गिवन है। ठीक है, तो ये 0.2 और I आप कैसे निकालोगे भाई, तो ये हो जाएगा I KF 1.8 मोलैलिटी 0.1, तो I की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 10/9। वीक एसिड है HA और यहाँ पे H प्लस A-, तो ये आपने कहो तो डायरेक्ट ही बता दूँ या कहो सॉल्व करके बता दूँ। देखो समय 0 पे, जब टाइम आपके पास 0 है तो ये है 1, स्टोइकियोमेट्री जो है उसी को मोल मान लो इनिशियली, ये 0 कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा 1 - अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा। तो I बराबर हम निकालेंगे 1 - अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई इनिशियल, तो वो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसर कितना हो जाएगा 1 + अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ गया 1/9 आ गया। ठीक है, I की वैल्यू आप पुट कर लोगे। अब देखो K इक्विलिब्रियम जब आप निकालोगे, इधर लिख दूँ, मैं इधर लिखता हूँ, देखो जब K इक्विलिब्रियम आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट A- डिवाइड बाई HA क्या हो जाएगा C α² 1 - अल्फ़ा, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 1/9 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 - 1/9 सॉल्व कर लो 1/720 और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी 1.38 इंटू 10⁻³ तो आंसर आप मैच करा लो। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। IUPAC नेमिंग, तो अल्कोहल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, तो 4 इथाइल है, साइक्लोपेंट इन 2 पे इन है, 2 इन 1 ऑल, ऑप्शन नंबर 4 सही, सबसे इजी सवाल। अब ये क्या बोला था कि अरे भाई एल्डोल कंडेंसेशन, चलो वैसे किसी को अगर प्रॉब्लम है एल्डोल में ना
तो एक वीडियो है डेडिकेटेड, हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा IITian थिंकिंग पे। सर्च कर लेना एल्डोल कंडेंसेशन बाय IITian थिंकिंग। देखो अगर डाइल्यूट बेस हो और हीट के साथ हो तो एल्डोल कंडेंसेशन होता है, केवल बेस हो तो एल्डोल होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट मिलता है। हीट भी हो तो कंडेंसेशन होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। फिलहाल के लिए चलो देखते हैं। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, कार्बोनिल के बगल वाला अल्फा हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वाला, मतलब कार्बोनिल के बगल जो sp3 कार्बन हो वो ये भी अल्फा है। हमने यही क्यों सेलेक्ट किया। अगर यहाँ से हम ये बेस H खाएगा तो ये यहाँ अटैक करेगा, कितने मेंबरिंग बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 अनस्टेबल होता है। ये वाला अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5, तो कंपेरेटिवली 5 ज़्यादा स्टेबल होता है 7 से, इसलिए हमने इसको बनाया। और आप कहोगे सर ये वाला क्यों नहीं खाया, तो यहाँ पे जब अटैक करेगा तो यहाँ पे CH3 है जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटा रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये से खाएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव अटैक कर लेगा यहाँ पे, और ये ओपन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 बना लो 5 मेंबरिंग। ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में कराया गया वहाँ पे, आप देखना। तो 1 2 3 4 5, और 1 पे क्या लगा था, ऐसे ऐसे कीटोन ग्रुप लगा था। 5 पे आपके पास ऑक्सीजन था और वहाँ पे टूट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वाटर डाइल्यूट लिया जाता है, ये अटैक कर लेगा, यहाँ क्या बना लेगा, ये अपने पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये अपने पास आ गया OH आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये बीटा हाइड्रोक्सी है, देखो ये 0, ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये एल्डोल प्रोडक्ट होता है। एल्डोल, इसको हीट करोगे तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, पानी मतलब ये H और ये OH निकाल देना। आप कहोगे इधर भी तो है, इधर निकालने से कॉन्जुगेशन आ रहा है, अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेटेड है, तो इसलिए हमने इसको निकालना उचित समझा। ये मेजर प्रोडक्ट बना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये रहा एल्डोल रिएक्शन, याद रखना, बाकी आप जरूर से देखना। नेक्स्ट है भाई कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। तो एनर्जी का फार्मूला -13.6 इंटू Z² अपॉन n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो अगर एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट की है तो n की वैल्यू 1, और -13.6 हाइड्रोजन है तो 1, और पूरा 1/1 कर लोगे तो इतना ही आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और एनर्जी ऑफ बेरिलियम हम लिख लेते हैं रिलेशन। Z डायरेक्टली है तो Z1 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, और यहाँ पे N2 का स्क्वायर, और यहाँ पे N1 का स्क्वायर। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ऐसे समझो। तो एनर्जी ऑफ बेरिलियम पूछा गया था, लिख लो -13, वैल्यू पुट ही कर ले पूरा हाइड्रोजन के लिए, Z1 Z2 ये 1, और N1 यहाँ पे N1 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, ये हम पुट करना है 1, और N2 अपने पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सेकेंड ऑर्बिट के लिए, मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये 16 हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से करेक्ट करना चाहूँगा, ये यही वाला है, और ये बेरिलियम 3+, और एनर्जी ऑफ क्या पूछा था, Be 3+ पूछा था, -13.6 इंटू 4, ये हो जाएगा। तो अपने पास -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मॉडुलस पूछा था, है ना, मॉडुलस ऑफ पूछा था, ये हमेशा पॉजिटिव लेना, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ये रहा। चलो लास्ट तो भयंकर क्वेश्चन है, तो इसको भी निपटा ही देते हैं जल्दी से। ये है आपको साइक्लोऑक्टेन गिवन है, और ब्रोमो 1,2 पे डाई ब्रोमो है। चलो अब फर्स्ट स्टेप में KOH है, अल्कोहलिक KOH मतलब एलिमिनेशन मतलब समझ जाओ, ये 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन खाया, ये इधर आए, इसको बाहर निकाला, ऐसे उसके साथ भी होगा, तो कुल मिला के 2 बार होगा, 2 ब्रोमीन है ना, तो अल्काइन हम बना लेते हैं, है ना, डायरेक्ट ही कर लिया मैंने थोड़ा, आप नाराज़ ना हो रही होइए, तो अगर नहीं नाराज़ हो गए चलो फिर से कर लेते हैं। एक ब्रोमीन वो बाहर निकल गया, तो बचा कौन बचा, हाँ
ये वाला ब्रोमीन बचा, फिर ये 0, ये अल्फ़ा, ये बीटा, तो फिर से ये इधर आएगा, बेस खाएगा और अपने पास अब बना लेगा, ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको NaNH2 गिवन है, एलिमिनेशन कर लेगा। ठीक है, एलिमिनेशन मतलब ये जो दूसरी स्टेप में रिएक्शन हुई है, पहले स्टेप में एक खाया और ये जो दूसरी स्टेप में खाया हो ये ये वाला बेस खाया है। ठीक है, ये जो बनाया है दूसरा स्टेप में, पहले स्टेप में अल्कोहलिक खाया, दूसरे स्टेप में भी NaNH2 खाया, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है Hg2+, ये तो आप OH को जोड़ लो, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो आप कहीं पर भी मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक कोई सा रूल लगा के जोड़ लो, क्योंकि आपके यहाँ एंटी मार्कोनिक लगाओगे नहीं, सिमेट्रिकल है। और जैसे ये बन गया तो ये टॉटोमराइज होगा। अल्काइन के ही केस में टॉटोमराइज होता है, ये डबल बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन इधर, ये अपने पास क्या बन गया, ये आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड इधर आ गया। जैसे ही आपके पास डबल बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ पे गिवन है जिंक, लास्ट स्टेप में मरकरी क्लेमेंसन रिडक्शन, डबल बॉन्ड को गायब कर देगा, तो आपके पास एक सुंदर सा स्ट्रक्चर ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ये साइक्लोऑक्टेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी कन्फ्यूजन रहा तो आप पूछ लेना, और आप क्लासिक 1 शॉर्ट जाके देख लो, टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन देख लो, कुछ भी डाउट रहे मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम आए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।